So we are initiating the lecture. आप लोगों भी चलो फोकस है। तो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर डिस्कशन हम लोग करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और उसका लास्ट प्रॉपर्टी था एक थ्री डायमेंशनल एंगल वाला। ओके, चलो पहले समझते हैं उसको। फर्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर रहे थे लास्टली, और उसमें आगे बढ़ते हुए एक लास्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मान के चलो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये कैसा चार्ज है बोलो, माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलता है, प्लस से निकल के किधर जाता है, माइनस के। प्लस से निकल के किधर जाएगा, माइनस के। ये नॉर्मली तुम बनाते हो ऐसे कर, बट सोचिए ये जो आप ड्रॉ करते हैं ये प्लेन पे बनाते हैं, मतलब तुम जो फिगर बनाते हो वो प्लानर बनाते हो। दूसरे शब्दों में कहें तो तुम टू डायमेंशनल बनाते हो। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेफिनेशन को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो चलती हैं वो बेसिकली क्या होती है, इट्स एक्चुअली अ थ्री डायमेंशनल। व्हाट इज दैट, जल्दी बताओ। थ्री डायमेंशनल, वो थ्री डी होती है, बट हम बनाते कैसे हैं उसको, टू डी। तो सोचो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही होंगी, फील दिस फिगर। तुमने ऐसे करके एक देखा होगा, घर में तुम्हारे एक डिवाइस होता है, डिवाइस नहीं, एक तरह का इक्विपमेंट है जिसे तुम सर में एक्यूप्रेशर करते हो यार, यस और नो। ऐसा देखा है क्या आपने, ऐसा करके बना रहता है, उसके आगे वो बबल्स रहते हैं आगे, और वो सर पे लगाओ थोड़ा सा गुदगुदी सा लगेगा, है ना। मेला में मिलता है ये यार, यस और नो। और एक ऐसा डेकोरेटिव आइटम भी मिलता है, डेकोरेटिव आइटम मिलता है जो झाड़ू के शेप का होता है, पाइप पाइप सा निकला रहता है। तो मान के चलो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज। रियलिटी तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से अंदर की तरफ भी जा रही है, बोलो यार यस और नो। ऐसे बाहर से किधर, अंदर, और अंदर से किधर जा रही है, जल्दी बताओ, बाहर की तरफ। मतलब वो पीछे से भी आ रही है, आगे से भी जा रही है। लॉजिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्री डायमेंशनली ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करता है, थ्री डायमेंशन, ठीक है, थ्री डी शेप में। और ऐसा मानो एक तरह का वो ओवल शेप बनाता है। कैसा शेप बनाता है, ओवल शेप। तो सोच लीजिए एक्चुअली इसका मूवमेंट थ्री डायमेंशन होता है, बट हम रिप्रेजेंटेशन ऐसा कर देते हैं। तो अगर मान के चलो कि लेट अस सपोज, अगर ये दो लेट अस सपोज चार्जेस हैं, और ऐसे करके इनके बीच में मैं एक लाइन ऐसे करके प्लॉट कर देता हूँ। एक लाइन मैंने प्लॉट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, मैंने एक लाइन प्लॉट किया नॉर्मली, चलो डॉटेड बना देते हैं। और मान लो कि लेट अस सपोज दे आर मेकिंग सम एंगल, और वो कुछ एंगल है, दैट एंगल इज लेट अस सपोज अल्फा हियर एंड देयर इज एंगल बीटा। बट ये अल्फा और बीटा जो है, दीज आर बेसिकली द प्लानर एंगल। कौन सा एंगल है जल्दी बताओ, प्लानर एंगल। और इसको कह सकते हैं एंगल मेड ऑन प्लेन। एंगल मेड ऑन व्हाट, जल्दी बताइए, ऑन प्लेन, प्लेन पे जो एंगल बनता है। तो बोला क्या, ये जो अल्फा बीटा एंगल बन रहा है, ये अल्फा बीटा जो एंगल बन रहा है, इस अल्फा बीटा में रिलेशन स्टैब्लिश करो। रिलेशन क्या करो, स्टैब्लिश करो। ये सवाल आपसे पूछा गया, और इस बात को समझने के लिए थोड़ा थ्री डी कंसेप्ट आपको आना है। पहले सवाल समझ में आ गया, इस एंगल में रिलेशन का। नाउ फील द थिंग, ये अल्फा बीटा कौन सा एंगल है, दैट इज बेसिकली एंगल मेड ऑन अ प्लेन, प्लानर एंगल या एंगल मेड ऑन अ प्लेन, एक ही बात हुई। अल्फा बीटा एंगल निकालना। चलिए इस बात को समझने के लिए हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को और समझते हैं। पहले एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा नजदीक होती है उनका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा या कम, जितनी नजदीक, बिकॉज ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव डिस्टेंस। बताओ ये बात बताया नहीं बताया था, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमजोर, डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो बताओ ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं मान लेता हूं, ऐसा मान लेता हूं, कंसीडर कर रहे हैं, इफ बीटा इज ग्रेटर देन बीटा इज, या अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा ज्यादा है किससे, बीटा से, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। अरे बोलो यार ये सब। और इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा तो वो चार्ज भी क्या होगा, कमजोर। कमजोर चार्ज से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और जो ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी।
तो मान लो इसको कुछ Q1 और इसको कुछ क्या मान लो Q2, तो मैं कहता हूं अल्फा अगर बड़ा है बीटा से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वैल्यू कम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। बोलो यार ये सुनो, ये ज्यादा तो ये भी क्या चीज ज्यादा, तो जिसका एंगल ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड कम, तो किसका मैग्नीट्यूड कम, वन का या टू का, वन का। Q1 मस्ट बी स्मॉलर देन व्हाट, जल्दी बताइए Q2। क्या ये समझ में है, ये कॉन्सेप्ट बस इस पे बेस्ड, समझ में आई बातें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव डिस्टेंस बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जल्दी बताइए चार्ज। कोई दिक्कत, चलिए। We have to establish the relation between alpha and beta. Before establishing the relation between alpha and beta, कुछ concepts हम लोग समझते हैं, and that is basically concept of solid and plane angle. Solid and कौन सा एंगल ये बताइए, प्लेन एंगल। सारे बच्चे समझो इस बात, ठीक है। मान लो लेट अस सपोज यहाँ पर हम लोगों ने एक इस तरीके से स्लाइस काटा पिज्जा का, किसका स्लाइस काटा, पिज्जा का। ये मान के चलो पिज्जा है, पिज्जा खाया है सभी, उसका स्लाइस काटा, ये कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, बोलो यार ये सब। एंड लेट अस सपोज दिस एंगल इज, मैं मान लेता हूँ ये एंगल कुछ अल्फा है। कितना एंगल है बताओ, अल्फा। और मान लीजिए कि स्लाइस का कुछ ना कुछ, क्योंकि ये स्लाइस एक सर्कुलर शेप का है, पिज्जा से ही काटते हैं तो पिज्जा एक सर्कुलर शेप का, तो मान लीजिए इसका रेडियस आर है। रेडियस क्या वैल्यू होती है, आर। और इस आर्क का वैल्यू मैं ए भी मान लेता हूँ, इसका सेंटर ओ मान लेते हैं, ठीक। तो क्या हम लोग जानते हैं एंगल बराबर जा रहे बच्चे, बोलो आर्क बाय क्या होगा, बोलिए रेडियस। आर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो ए बी आर्क बाय रेडियस क्या होगा, जल्दी बताइए, आर। एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ए बी आर्क बाय रेडियस क्या हो जाएगा, आर, क्रॉस मल्टीप्लाइड। अल्फा इंटू आर इज इक्वल टू ए बी आर। बोलो यार यस और, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। एंगल बराबर क्या जानते हैं हम लोग, आर्क बाय रेडियस, ये तो सर्कल का फॉर्मूला है, सिंपल, कोई दिक्कत। और ये जो एंगल बनता है, जो पिज्जा आप खाते हैं, ये 2D होता है, बोले तो ये प्लानर होता है। ये क्या होता है, बोलो प्लानर होता है, ठीक। यहाँ तक बातें क्लियर हो, चलिए इसको प्रोसीड करते हैं आगे। कंसिडर करो कि लेट अस सपोज यहाँ पे एक कोनिकल शेप बन रहा है। कैसा शेप बन रहा है, कोनिकल शेप। अब कोन आपने खाया होगा यार, ये सर आइसक्रीम जो खाते हो कोनिकल शेप का होता है, तो वो जो कोन खाया है आपने, तो उसका क्या होता है, ये शेप कैसा होता है बताओ, 3D या 2D। ये कोन है, तो कोन का कैसा शेप होगा, 3D शेप। ये भी कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा सेंटर पे, हाँ या ना। एंड लेट अस सपोज द एंगल सबटेंडेड बाय इट इज, लेट अस सपोज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इससे, और इसको हम लोग ओमेगा कहते हैं। क्या आप लोगों ने क्लास 10th में ओमेगा का सिंबल पढ़ा है, ओम्स लॉ के अंदर, यार यस और नो, ओमेगा इसको कहते हैं। और मान लो ये लेट अस सपोज एंगल बन रहा है, बट ये एंगल जो बना है वो किस में बना है, 3D के लिए बना है, तो इसको हम लोग बच्चे कहते हैं सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं, जल्दी बताओ, सॉलिड एंगल। जबकि यहाँ पे जो एंगल बना है वो कौन सा एंगल है, जल्दी बोलो। यहाँ पे जो एंगल बना है वो कौन सा एंगल है, इट्स अ प्लेन एंगल। कौन सा एंगल बोलो, प्लेन एंगल। और वहां जो एंगल बना है वो कैसा एंगल है, सॉलिड। अब मान के चलो ये लेटर सपोज कुछ ना कुछ एंगल बना रहा, मान लेते इसका रेडियस कुछ आ रहा है। रेडियस कितना है, जल्दी बताओ, R। अगर मुझे लेटर सपोज पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल का जो वैल्यू होता है बच्चे, दैट इज अ सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है एरिया बाई रेडियस स्क्वायर। एरिया बाय क्या चीज, जल्दी बताइए, रेडियस स्क्वायर। और सॉलिड एंगल को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है, ओमेगा से, तो ये ओमेगा हो गया बाय एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। अब एरिया किस चीज का बच्चा, तो एरिया जो सबस्टेंड किया है इसने, सामने सामने जो एरिया बना रहा है वो एरिया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। तो एरिया बाय रेडियस स्क्वायर होता है, इसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। दिस इज द सॉलिड एंगल एंड दिस इज कॉल्ड एज कौन सा एंगल, जल्दी बताइए, प्लेन एंगल। तो एरिया का क्या फॉर्मूला निकल गया, जल्दी बताओ यहाँ से, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। क्या ये रिलेशन सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। दिस इज अ सॉलिड एंगल, ये 3D के लिए बनता है और ये किसके लिए बनता है, 2D के लिए बनता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये रिलेशन को क्यों पढ़ाया गया, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। जब कभी आप सॉलिड एंगल के साथ डील करते हो, तो ये जो फिगर बना है, ये जो अल्फा है, और ये चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के जो सबमर्ज हो रही है निगेटिव चार्ज की तरफ, ये एक्चुअली 3D शेप का फॉर्मेशन कर रही है। अगर ये 3D शेप बना रही है तो बताइए कौन सा एंगल ज्यादा प्रिफरेबल होगा आपके लिए, सॉलिड या प्लेन। ये शेप कैसा बन रहा है, 3D बन रहा है, तो 3D के लिए कौन सा एंगल होगा, सॉलिड एंगल।
तो कहते क्या है, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, सारे बच्चे देखना, एक रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल जल्दी बताइए? सॉलिड एंगल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या लिखा जल्दी बताओ? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सॉलिड एंगल का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब चार्ज, ये चार्ज है बच्चा क्यू, और सॉलिड एंगल है ओमेगा, का वैल्यू हमेशा क्या होगा जल्दी बताइए? कांस्टेंट। सोचो, इस बात को हम लोग क्लियर करते हैं, थोड़ा सोचो। अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय चार्ज, तो सॉलिड एंगल और चार्ज का कैसा रिलेशन हो जाएगा? इनवर्स। सोचिए आप ही, थोड़ा दिमाग लगाना। अगर किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, अगर कोई चार्ज ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, भारी भरकम चार्ज है, सॉलिड चार्ज है, अगर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक होनी चाहिए। अरे बोलो यार ये सुनो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेंगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? कम। दूरी कम तो एंगल भी कम। ज्यादा। अरे एंगल नजदीक हो रहा है कोई चीज, तो उसका एंगल ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ की बात है। अरे यार ये सुनो, और कोई चीज दूर दूर है, ठीक है? तो सोच के बताइए, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो एंगल का वैल्यू कम, अगर चार्ज का वैल्यू कम तो एंगल का वैल्यू ज्यादा। सीधी बात। इसे सपोर्ट में तुम ऐसे फिगर भी बना सकते हो, ये चार्ज है। अगर ये चीज थ्री डायमेंशनली दूर दूर जा रही है, दूर दूर जा रही है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, वो एंगल कहलाएगा सॉलिड एंगल। इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होंगी, मैग्नीट्यूड कम तो एंगल का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा। और अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेंगी। इस तरीके से, ऐसे पीछे से, सामने से, नीचे से, और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल दो। बताओ, आप ही बोलना, क्या एंगल का वैल्यू कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? कम या ज्यादा? कम। वही बात यहाँ समझाया जा रहा है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? पहले ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? तो इसको समझने के लिए कुछ बात है। पहला तो प्लेन एंगल का कंसेप्ट, सेकंड सॉलिड एंगल का कंसेप्ट, थर्ड सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज का वैल्यू हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फोर्थ नंबर, गणित का एक फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है मैथ्स के, फिजिक्स के अंदर, समझने की कोशिश कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दैट फॉर्मूला सेज कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा? द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। दिस आर ऑल द फॉर्मूलाज फॉर व्हाट, जल्दी बताइए यहाँ से। दिस आर ऑल द फॉर्मूलाज फॉर व्हाट, जल्दी बताइए? cos 2 थीटा। ओके, बट इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, सारे बच्चे गौर से देखो, कोई दिक्कत है यहाँ से? मैंने cos 2 थीटा को लिखा ऐसे करके, अगर cos थीटा को हम cos 2 थीटा की जगह थीटा कर देते हैं, तो मैंने इस 2 थीटा के वैल्यू को आधा कर दिया। क्या कर दिया? आधा। 2 थीटा को आधा कर दिया। अगर एंगल को आधा करेंगे तो इधर भी एंगल को आधा करना पड़ेगा। बोलो यार ये सो, इधर एंगल को 50% डाउन किया ना, इधर भी एंगल को कितना डाउन करना पड़ेगा? 50%। तो आपका बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। नहीं आया? अरे बोलो यार ये सो, तुमने इधर एंगल को आधा कर दिया ना, 2 थीटा का आधा कितना होगा? थीटा। तो थीटा का आधा कितना होगा? थीटा बाय। उसी तरीके से इसका वैल्यू कितना लिखेंगे आप? बोले माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और क्या हो जाएगा बोलो? cos थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कोई दिक्कत? याद रखना, ये फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यूज में आएंगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है? अब चलिए थोड़ा सा और चेंजेस कर लेते हैं। ये भी डेटा cos थीटा का है, ये भी डेटा cos थीटा का है, और ये भी cos 2 थीटा और cos 2 थीटा। ओके, चलिए इसको अगर उधर ट्रांसफर कर दे, थोड़ा इंप्लाइज दैट का साइन दे दो, इसको उधर ट्रांसफर कर दें और इसको इधर ले आए, तो माइनस वाला साइन क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये उधर चला गया तो 1 माइनस क्या हो गया? cos थीटा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? अब बताओ, इसी तरीके से इस वाले को अगर देखा जाए, अगर हम इसको, इस वाले टर्म को इधर ले आए, इस वाले टर्म को इधर ले आए, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? बोले यहाँ से cos थीटा प्लस 1, नहीं आ जाएगा? ये प्लस 1 और उधर क्या हो जाएगा? बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। बोलो यार ये सुनो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या सबको समझ में आया? ये किसका फॉर्मूला बन गया? 1 माइनस cos थीटा का, और ये किसका बन गया? जल्दी बताइए? 1 प्लस cos थीटा का।
बन गया क्या? तो ये पहले ट्रिग्नोमेट्री का अरेंजमेंट सबको समझ में आया नहीं आया? दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको जानना ही जानना चाहिए, ठीक है। cos 2 थीटा लिखा है तो एक और फॉर्मूला मैं एडिशनली लिख देता हूँ, याद रखिएगा, दैट इज sin 2 थीटा। क्या चलिए बताइए, sin 2, ये फॉर्मूला हो जाता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर ये लिख दिया तो tan 2 थीटा भी लिख ही देते हैं, क्या बोलते हो? tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या पढ़ा है ना सबने? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो हम लोग साइन थीटा कॉस टू थीटा, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा tan टू थीटा का फॉर्मूला लिख दो। सो जो इसमें ही है मुझे साइन थीटा का वैल्यू निकालना होता, किसका वैल्यू निकालना होता? साइन थीटा का। बच्चे टू थीटा है तो थीटा है, थीटा है, ठीक है। इसको आधा करोगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, आधा। तो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। किसी को कोई दिक्कत इन सारे इलस्ट्रेशंस में? पहले ये चार चीजें समझ में आए तो इससे तुम्हारा एक बेसिक फिजिक्स का आइडिया लगा, सॉलिड एंगल का, प्लेन एंगल का, और उसके बाद हम लोग इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाला, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द फिफ्थ नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे ध्यान से सुन, ठीक है। फिफ्थ नंबर इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन, इसको हम लोग घेर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। इसका यूज होगा, याद रखना, फ्लक्स नाम के चैप्टर में जो आने वाला टॉपिक है उसमें भी, रिलेशन बिटवीन solid angle and plane angle, that is omega and alpha. That relation says omega is equals to, क्या लिखा है बोलो सब कोई, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। क्या लिखा है बोलो सब कोई, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस अल्फा एक रिलेशन होता है जो कि दिमाग में रखिएगा, हालांकि इसका मैं मैथमेटिकल एविडेंस दूंगा कि आया कहां से। तो सॉलिड एंगल ये है और ये कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल, इनके बीच का रिलेशन। 5 टॉपिक्स जो डिस्कस हुए बोर्ड के ऊपर, पहले इसमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? हम लोगों ने पहले पढ़ा किसको, प्लेन एंगल फॉलोड बाय सॉलिड एंगल, फिर बोला सॉलिड एंगल और चार्ज में रिलेशन क्या है, फिर हम लोगों ने cos थीटा का कुछ फॉर्म, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज को एडजस्ट किया, उसके बाद ये किया। मतलब एक कंसेप्ट को समझाने के लिए इतने सारे कंसेप्ट नहीं बचा, ये कंसेप्ट यहीं पे यूटिलाइज नहीं होते हैं। दिस कंसेप्ट आर इंटायरली यूज्ड इन द फिजिक्स, बार बार आएंगे। ये प्लेन एंगल सॉलिड एंगल का रिलेशन आ सकता है, ये वाला कंसेप्ट यूटिलाइज हो सकता है, ये तो भैया भर भर के आता है, ठीक है। तो दिस आर ऑल अबाउट द फिजिक्स, केवल इसी का नहीं। समझ में आ गया सभी को? 14 का फोटो क्लिक कर लो, 14 का फोटो क्लिक कर लो प्लीज सारे बच्चे। घर पे कॉपी कर लेंगे, कर लो। सो रहे हो? हो गया? अब चलिए देखिएगा, हमसे फाइनली पूछा क्या, अल्फा और बीटा में रिलेशन स्टैब्लिश करके दिखाओ। किसके किसके बीच में, जल्दी बताओ, अल्फा और बीटा। सिंपल है, सारे बच्चे गौर से देखो। मैंने कहा सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है, सारे बच्चे बताना कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो सॉलिड एंगल, अब बताओ दोनों का सॉलिड एंगल सेम बना होगा क्या? इसके लिए सॉलिड एंगल कुछ बना होगा और इसके लिए कुछ और सॉलिड एंगल बना होगा, बोलो यार ये सोनो, क्योंकि चार्जेस अलग अलग है। तो इसका मान लेता हूँ सॉलिड एंगल पहले वाले का ओमेगा 1 और चार्ज पहले वाले का क्या है, Q1। बोलो यार ये सोनो, दूसरे वाले का क्या है, ओमेगा 2 इंटू क्या चीज, Q2। यही ना कह रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो दोनों को इक्वेट कर दिया। अब सॉलिड एंगल का डेटा भी निकाला कुछ, क्या निकला था बोलो, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, पहले वाले के लिए अल्फा बना है, इंटू क्या लिखेंगे, Q1। दूसरे वाले के लिए 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस बीटा, इंटू क्या लिखेंगे, Q2। 2 पाई से 2 पाई, 1 माइनस कॉस अल्फा का डेटा भी निकाला, 2 साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे बोलो, अल्फा बाई 2 इंटू क्या लिखेंगे, Q1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, Q2। हो जाएगा क्या? कॉमन चीजें क्या नजर आ रही हैं? तो नीचे से प्लीज एंगल मत कैंसिल करना, एंगल कभी कैंसिल आउट नहीं हो। चलिएगा यहाँ से, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन
साइन स्क्वायर बोली सब कोई बीटा बाई टू इज इक्वल टू क्यू टू बाई क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा क्या। अब दोनों का स्क्वायर इधर चल जाएगा क्या, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो यहाँ से, साइन अल्फा बाई टू बाई जल्दी बोलो बीटा बाई टू इज इक्वल टू क्यू टू बाय क्यू वन का रूट। बोलो यार ये सुन, आपसे अल्फा बीटा में रिलेशन ही पूछा है ना, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, साइन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू रूट अंडर क्यू टू बाई क्यू वन इंटू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, साइन बीटा बाई क्या हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, अरे बोलो यार ये सुनो। और देखो मैथमेटिक्स में अगर गणित वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बाई टू, बोलो यार ये सुनो, साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन इनवर्स डालेंगे, बोलो यार ये सुनो, आईटीएफ अभी पर क्या है आप लोग, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बोलो क्यू टू बाय क्यू वन इंटू जल्दी बोलो साइन बीटा बाय क्या हो जाएगा टू, एज अ रिलेशन एक्चुअल। अब जिस बच्चे को ये दिक्कत हो रहा है मेरी बात को वो भी सुन लो, साइन थीटा बराबर अगर कुछ एक्स है तो लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसको आईटीएफ कहा जाता है, बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बोलो यार ये सुनो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या नहीं है, ये पढ़ते हैं हम लोग, तो उसी तरीके से हम लोगों ने बच्चा ये लिखा है, थोड़ा सा ये याद रखना, दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ सॉलिड और प्लेन एंगल का कंसेप्ट क्लियर होता होगा और ये रिलेशन भी समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत कोई आया समझ, व्हाट अबाउट द सॉलिड एंगल एंड द प्लेन एंगल, रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, कंसेप्ट अगर समझ जाओगे वो पांच वाला तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। अब चलिए बिना टाइम गवाए हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स चलिए देखिएगा सभी को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करें क्या स्टार्ट, देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ electric field lines, EFL stands for electric field lines passing through a given cross sectional area. किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने ज्यादा फ्लक्स पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। चलिए इस बात को इलस्ट्रेट करने के लिए पहले कुछ बेसिक समझते हैं। इस फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे फाई से, इसको फाई कहते हैं, ठीक है। और नीचे में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगा रहे हैं, चूंकि ई लगा दो, इसको फाई कहते हैं, इस सिंबल को क्या कहते हैं मतलब फाई, और नीचे लगा दो ई, तो फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। पहला इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, फॉर्मूला क्या होता है अभी आते हैं इसके इलस्ट्रेशंस में। फाई इज इक्वल टू क्या रहता है, ई डॉट ए, क्या जल्दी बताइए। अब ए पे क्या है नहीं है बात की बात है, ई ए डॉट प्रोडक्ट को जब खोलते हैं तो क्या सभी को पता है क्या, कॉस थीटा डालेंगे, कौन सा डालेंगे बताइए, कॉस थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। थीटा स्टार लगाएंगे लिखेंगे एंगल बिटवीन बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर, और ए वेक्टर को हम लोग बेसिकली कहते हैं बच्चा एरिया वेक्टर, कौन सा वेक्टर कहते हैं, एरिया वेक्टर। और याद रखना इस पूरे कंसेप्ट में एरिया वेक्टर बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट निभाएगा, ठीक है, अभी समझने वाले हैं एरिया वेक्टर को, ठीक है। सेकेंड, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से आप लाए हो, कौन से प्रोडक्ट से लाए, डॉट प्रोडक्ट से, तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी जल्दी बताओ, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शंस नहीं हो, किसे नहीं होते, डायरेक्शंस नहीं होते। ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझेंगे इस बारे में क्या है। थर्ड, ऐसा यूनिट के बारे में बात किया जाए तो हम लोग फाइव बराबर क्या लिखे हैं बोलो, ई ए कॉस थीटा, बोलो यार ये सुनो, ई का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन बाय कूलम, बोलो यार ये सुनो। एरिया का क्या लिखते हो, मीटर स्क्वायर, क्या कॉस थीटा का कुछ होगा नहीं, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बोलो यार ये सुनो। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चे डायमेंशन फॉर्मूला, क्या लिखेंगे बोलो, डायमेंशन। न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, मीटर मतलब एल डिस्टेंस का स्क्वायर,
बाय कूलम का ए इंटू टी होता है, बोलो यार ये सुन। तो लिखेंगे एम एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब टी पे पावर -2 ऊपर चला गया तो -3 ए पे पावर -1 एज ए सिंपल। कोई दिक्कत कोई आपत्ति यहां तक समझ में आया? उसके बाद याद लिखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के ओरिएंटेशन पे निर्भर करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस बात को समझने के लिए पहले हमको सबसे पहले इस बात को क्लियर करना पड़ेगा कि एरिया के साथ वेक्टर क्यों लगा दिया। कोई दिक्कत कोई आपत्ति पहले ही समझ में है? चाहो तो ये वाला आप फोटो क्लिक कर लो, उसके बाद हम उस पर बढ़ते हैं। इसका फोटो क्लिक कर, क्या सभी को ये क्लियर है? बोलो भाई, हो गया फोटो? चलिए पहले इस एरिया वेक्टर की इलस्ट्रेशन को समझते हैं। आइए समझे एरिया वेक्टर। एरिया अमूमन तौर पे स्केलर क्वांटिटी माना गया है। अरे बोलो यार ये सुनो, एरिया कौन सा क्वांटिटी माना गया? स्केलर। बट यहाँ पे हम कैसे ट्रीट करेंगे इसको? वेक्टर। चलिए इधर देखिए सब कोई, पहला इलस्ट्रेशन। मान लीजिए कि लेटर सपोज यहाँ पे एक प्लेट है, सारे बच्चे बताओ ये कैसे शेप का नजर आ रहा है? सर्कुलर, सर्कुलर शेप। इसका मान लो रेडियस आ रहा है, रेडियस कितना है बोलो? तो मैं पूछता हूँ कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, बोलो सब। एरिया क्या होगा इसका? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये इसका, ठीक। ऐसा। अब मुझे एरिया अगर वेक्टर बनाना है तो मुझे सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। कर दिया? अब बताओ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर दिया तो इसका एरिया पे लगा दिया वेक्टर, वेक्टर लगा दिया तो ये हमेशा सरफेस के याद रखना 90 डिग्री, 90 डिग्री बने। कोई बच्चा पूछता है नीचे बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा बोलो सबको यहाँ? पाई आर स्क्वायर। क्या लिखते हो? पाई आर स्क्वायर। अब ये चूंकि ऊपर बना है तो तुमको एक एन कैप और लगाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये केवल रिप्रेजेंट कर रहा है थोड़ी बहुत बात मैग्नीट्यूड को, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। और डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, जल्दी बताइए, प्लेन या फिर सरफेस। कोई दिक्कत यहाँ से? प्लेन या सरफेस के हमेशा क्या हो, जल्दी बताइए, परपेंडिकुलर। इस डायरेक्शन में इस फिगर के अंदर ये एरिया किधर जा रहा है, कौन सा एक्सिस के जा रहा है? बोलो कौन सा एक्सिस के? ये वाई है, ये क्या है बोलो, और ये क्या बोलो, एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है वाई। तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर बराबर पाई आर स्क्वायर, और ये याद करो ये कौन सा कैप है? आई कैप। ये वाला, ये बात, ये कौन सा कैप कह लो? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए बी नंबर पे, ठीक। सेकंड, मान लीजिए कि लेटर सपोज यहां से करके फिगर दिया, ठीक। मान लीजिए इसका लेंथ कुछ एल है और विड्थ इसका कुछ बी है, ठीक। एरिया क्या लिखेंगे आप? एरिया क्या लिखेंगे बोलो सबको? एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, ठीक है। एल इंटू सभी को पता है बिकॉज ये रेक्टेंगुलर शेप, और यहां से मैंने इसको ऐसे करके बना, तो ए बराबर क्या लिखेंगे बोलो सब? एल इंटू बी लिखेंगे क्या? बताओ ये डायरेक्शन कौन सा है? आई कैप। लिख दिया यहाँ से। आप चाहो तो ए इंटू बी, अगर कोई डायरेक्शन नहीं पता हो तो नॉर्मली एन कैप हो, क्या लगा दो? और हमेशा याद रखना ये सरफेस के कितने डिग्री पे हो। काफी आसान, काफी। चलो हट देखिए, अगर कोई तुम्हारा इस तरीके का शेप दे दिया आपको, दे दिया, ठीक है, और ये शेप दे दिया आपको, चलो मैं एक्सिस भी आपके लिए ईज करने के लिए बना देता हूँ, एक्स वाई और ये जेड एक्सिस, ठीक है। और ठीक, तो चल लीजिए इसका कोऑर्डिनेट कुछ दे देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है बच्चा कुछ a, 0, 0, और इसका कोऑर्डिनेट है
0,a,0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट है a,a,0 और इधर का कोऑर्डिनेट है 0,0,0। इससे तो पहले ये कोऑर्डिनेट समझ लेना। ये एक्स एक्सिस है तो एक्स वाला हो गया, वाई एक्सिस है तो वाई वाला हो गया, और ये एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई दोनों हो गए। अरे बोलो यार ये सब, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बोलो एक्स कमा वाई कमा और क्या चीज है, कोई दिक्कत तो है? चलिए तो बताइए इसका लेंथ कितने का है, कितने कितने का होगा, साइज कितना होगा बोलो यार। ए है और 0 है तो कितना हो जाएगा ए, ये भी कितना हो जाएगा ए ही हो जाएगा, सारा ए ही होगा फिर। ठीक है, तो बताओ मुझे इसका एरिया निकालना है, कितना एरिया है? दोनों ए है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलो एरिया, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। अब चूंकि वेक्टर लगाया तो डायरेक्शन भी लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन हमेशा सरफेस के क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर अगर बनाओगे तो ये बाहर की तरफ बनाओगे ऐसे कुछ, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब ये पिन ऐसे कुछ, इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा। हाँ ठीक है, साइड कर लेंगे। 0,0, ये कहाँ, 0,0,0 जीरो, एरिया का वेक्टर लगाए यहाँ से, ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, के कैप यार, ये सोनो ये कौन सा कैप है, के कैप, मतलब के कैप में आ रहा है क्या, तो बताओ एरिया वेक्टर तुम्हारा इस डायरेक्शन में आ गया, तो यहाँ पे कौन सा कैप लगा दी, के कैप। अरे बोलो यार ये सोनो कौन सा कैप, जल्दी बताए। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, तो सारे बच्चे बताना, ये क्लियर है सभी को, इसके बाद एक चीज यहाँ तक क्लियर सब है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल एक केस बताओ, डी, अगर मुझे इसी तरीके से एक फिगर बना के दे दिया जाए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, अच्छे समझना सब कोई, बहुत ब्रिलियंटली समझने की कोशिश करें। अगर मुझे यहाँ पे एक फिगर ऐसे बना के, एक ऐसे फिगर बना के दे, बहुत अच्छे से समझिएगा, और एक फिगर इस तरीके से ड्रॉ, ठीक है, फिगर समझ में आ गया सब। मान लीजिए इसका लेंथ कुछ ऐसा करके मान लेते, ये ऐसे करके मान लेते, सारे साइड का लेंथ में एल ही कंसीडर करता, तो या कोऑर्डिनेट्स ही रिप्रेजेंट करता, ये है बच्चे L,L,0, ये कोऑर्डिनेट है तुम्हारा L, 0,L, और ये वाला कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 0,L,L। क्या सबको पहले ये समझ में आया मैंने लिखा के? चलो बताओ ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, ये कौन सा एक्सिस, इससे मिलके जो प्लेन बनेगा क्या वो एक्स वाई प्लेन बनेगा, तो एक्स और वाई प्लेन में तो एक्स और वाई ही हो। अरे बोलो यार ये सब, तुम लिखते हो एक्स कमा वाई कमा और क्या चीज जेड, मान लो कि साइड का लेंथ एल है, साइड का लेंथ कितना जल्दी होता है, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा एल, ये भी एल और ये जी, क्योंकि जेड तो होगा, ये किसका प्लेन है बोलो तो एक्स है, वाई खत्म हो गया जेड हो, अब बताओ ये कौन सा प्लेन, वाई जेड है ना, तो कौन खत्म हो जाएगा एक्स, वाई जेड में एक्स खत्म, तो ये एल और है। समझ में आ गई बातें कैसे लिखा, सिंपल है यार। यहाँ पे क्या जीरो होना चाहिए, एक्स जेड में क्या जीरो होगा, वाई जीरो, एक्स वाई में क्या जीरो होगा, और यहाँ पे एक्स जे वाई और जेड में एक्स, बस सिंपल यही लिख, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, अरे बोलो यार समझ में आया कैसे लिखा। अगर ऐसा मैंने कंसीडर किया तो सबका एरिया वेक्टर, कौन सा वेक्टर निकला, एरिया। ठीक है चलिए बताइए, मुझे अगर एक्स वाई प्लेन के लिए लिखना पड़े, कौन से प्लेन के लिए, एक्स वाई प्लेन के लिए, हेल्प करो और आंसर करो, एक्स वाई प्लेन के लिए क्या लिखेंगे आप बोलिए, एल स्क्वायर लिखेंगे, एल स्क्वायर, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन आएगा, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन आएगा जल्दी बोलो, कौन सा आ जाएगा, जेड कैप, के कैप, अरे बोलो यार ये सब, जेड एक्सिस और कौन सा कैप, के कैप, तो क्या लिखेंगे बोलो, K। अरे बोलो यार ये सोनो, एक्स वाई के लिए लिखेंगे क्या, सिमिलरली बताना, वाई जेड के लिए क्या लिखेंगे आप, वाई जेड के लिए, वाई जेड दिख रहा है क्या सभी को, वाई और जेड, बोलो यार ये सोनो, कौन सा हो जाएगा बोलो, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ऐसे ही जाएगा क्या, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, एल स्क्वायर कौन सा क्या, माइनस आई है, ऐसा माइनस है साई, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। चलिए अगर मैं बात करता हूं अब कौन सा प्लेन बच गया, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, और कौन सा बच गया, एक्स जेड बच गया, एक्स जेड के किधर होगा जल्दी बोलो, ऊपर होगा, बोलो यार यस और नो, कौन सा हो जाएगा, इसको थोड़ा डॉटेड डॉटेड कर देते, एल स्क्वायर कौन सा क्या हो जाएगा, जे क्या, ये किसके अलोंग होगा, वाई एक्सिस, ये किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस, भूलो मत, और ये किसके अलोंग होगा,
जेड एक्सिस। अरे जो एक्सिस मिसिंग है उसी के अलोंग होगा। यहाँ क्या था बोलो, तो किसके अलोंग? जेड। ये किसके अलोंग है? किसके अलोंग है? एक्स। ये किसके? तो किसके अलोंग? समझ में आया? ये ऑर्थोगोनल होता है हमेशा। किसी को इस इलस्ट्रेशन में कोई दिक्कत कोई आपत्ति तो प्लीज पूछिए। इस इलस्ट्रेशन में कोई दिक्कत कोई आपत्ति तो प्लीज पूछिए। बोलो भाई, ये क्लियर है या नहीं है? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सभी को समझ में आया कैसे बनाया है? बोलो यार, ये सुनो। चलो, एक इलस्ट्रेशन तो समझ गया। भाई समझ में आया ना? सिंपल है यार, जो एक्सिस लेंगे उसके परपेंडिकुलर आएगा। प्लीज फील द थिंग। अगर एक्सिस, एक मिनट, ये कौन सा है? अरे बंद करो ना यार, तुम लोग क्या करते रहते हो बीच बीच में। ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई, तो इसके परपेंडिकुलर जेड। वाई जेड, एक्स, एक्स जेड, वाई। समझ में आ गया बात? जो मिसिंग है उसके अलोंग होगा। और आई जे के समझा ही दिया वहां पे कैसे। चलो आ जाते हैं डी, ई पे। कोई दिक्कत? चलो, अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे बच्चे एक स्फेरिकल शेप। कैसा शेप ले लेते हैं? स्फेरिकल। इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर। रेडियस क्या मान लेते हैं बोलो? आर। इसका मुझे एरिया बताना है। क्या बताना है इसका? एरिया। तो बताओ इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। ये शेप कैसा है? स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप कैसा होता है बच्चे? ओवल होता है। ओवल का क्या होगा बोलो? 4 पाई r स्क्वायर। अरे बोलो यार, ये सुन, 4 पाई आर स्क्वायर। अभी मुझे डायरेक्शन नहीं पता है तो मैं एन कैप लगा दूंगा, पर ध्यान रहे सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही बनाता हूँ। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलो, ऑनेस्टली स्पीकिंग सारे बच्चे बताते रहे। ये कैसा शेप? सिलेंड्रिकल शेप है क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जो वो आंसर करेंगे आप। मुझे ये वाला सेक्शन मिला, तो बताओ इस सेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया ऐसे जाएगा क्या? इस वाले सेक्शन के एरिया किधर जाएगा? परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा क्या? परपेंडिकुलर बनाओ। चलो आंसर बता देना। मान लो कि इसका रेडियस आर है। रेडियस कितना है जल्दी बताओ? आर है। इसका भी रेडियस कितना है बोलो? आर। आंसर बताइए इसका क्या होगा एरिया वेक्टर? बोलो अब तो बोलो यार। पाई आर स्क्वायर या 2 पाई r स्क्वायर? पाई आर स्क्वायर ना। अरे बोलो, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ये सर्कल है ना, ये तो सर्कल है पूरा ना, सिलेंडर है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? आई क्या? इसका बोलो, उसी तरीके से बोलो इसका, जल्दी बोलो। बोलो सब कोई। माइनस आई या प्लस आई? अगर मुझे ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, यहाँ पे मुझे बनाना पड़ा, तो बोलो सब कोई, सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा क्या? क्या आंसर होगा बोलो सब कोई? इसका एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस। कर्व सरफेस कितना होता है? अगर इसका लेंथ एल ले लिया जाए तो क्या कर्व सरफेस होगा? इस 2 पाई r l। पाई आर एल तो उसका होता है कोन का। अरे बोलो यार, ये सुन, ये क्या लिखेंगे? 2 पाई r l, कौन सा क्या? जी। इसका बोलो सारे बच्चे। 2 पाई r l। क्या सभी कोई समझे बात को? कैसे एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं? क्लियर है यहाँ से? एफ जी, यहाँ तक क्लियर है? आइए आपके डिमांड पे ये वाला फिगर भी बना ही दो। ये क्या है बोलो? कोन। क्या है बोलो? कोन। क्लोन में याद करो तुम लोगों ने एक पढ़ा है स्लांट हाइट, पढ़ा है क्या? एल। और इसका एक अपना एक्चुअल हाइट होता है एच, और एक रेडियस होता है। बोलो यार ये सब कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए, मुझे अगर नीचे से इस वाले सेक्शन से अगर मुझे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है? एरिया वेक्टर। बोलो सबको क्या लिखेंगे? एरिया वेक्टर क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर, कौन सा कैप? माइनस जे या माइनस आई? माइनस जे। कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं? चलिए इस सरफेस के लिए बताएंगे, इस सरफेस के लिए बताएं। पाई आर एल, क्या आधा क्या होता है भाई? पूरा ही होगा ना? पाई आर एल हो जाएगा। अरे कर्व सरफेस इसका पाई आर एल, और कौन सा नहीं पता है तो एन कैप। कहाँ माइनस? कुछ हो ही नहीं है, डायरेक्शन पता है क्या? ना एक्स है ना वाई। कर सकते हैं क्या? कौन सा कैप लिखेंगे? एन कैप। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलो, ये क्लियर है सभी को? फिगर नंबर एच देखिए, तो लगे हाथों।
ओके, चलिए हेल्प करेंगे सारे बच्चे इसको बनाने। मान लीजिए इसका वही दे रखा है, सारे साइड का लेंथ आपको ए दिया हुआ है, क्यूब है ये, सारे साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है ए। जो पूछूंगा वही आंसर करेंगे। मुझे बताएंगे ये वाला जो सरफेस जो मैंने शेड किया है, इसका मुझे एरिया वेक्टर बताओ। बोलो क्या होना चाहिए सारे बच्चे अच्छे से। ए स्क्वायर होगा क्या, सरफेस के परपेंडिकुलर बोलो, ए स्क्वायर होगा। और किधर है वो, माइनस आई या प्लस आई, ए स्क्वायर माइनस आई। अरे बोलो यार ये सुन, थोड़ा हटा दो, इसका बोलो ऊपर है, वेरी गुड। ए स्क्वायर कौन सा क्या है, इसका बोलो आई क्या, बोलो यार, इसका बोलो ए स्क्वायर माइनस जे क्या, सामने वाले का बोलो के क्या। अरे बोलो यार ये सुनो, एक बच गया क्या, कौन सा, पीछे साइड वाला बचा क्या, ये क्या हो जाएगा बोलो, माइनस के क्या या प्लस के क्या, माइनस के। यार सरफेस के परपेंडिकुलर बनाते चलना है, कोई दिक्कत, ये इलस्ट्रेशन समझ गया तो ये भी समझ में आ जाए। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे फिगर्स आपको क्लियर हो रहे हो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। अरे बोलो यार, चल लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज आई। कैसा दिख रहा है बोलो, हेमिस्फीयर। सारे बच्चे बताना इसका बोलो एरिया वेक्टर, अगर रेडियस आर है, पाई आर स्क्वायर होगा क्या, कौन सा क्या, माइनस जे क्या, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। यहाँ पे इसका बोलो टोटल का क्या होता है, हाँ, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर द होल, आधा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, वेल एंड गुड। कौन सा डायरेक्शन है, किसी को एरिया वेक्टर डिटर्मिनेशन में कोई दिक्कत कोई आपत्ति। ऑनेस्टली इस ये सभी का सभी इलस्ट्रेशंस को क्लियर है, एरिया वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया वेक्टर जो टर्म आया था वो क्लियर हो गया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको एरिया वेक्टर को मैं ट्रीट करते हैं एरिया टू बी अ वेक्टर। एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ वेक्टर। तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ही इसको लेके चलेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे इलस्ट्रेशन से क्लियर हो रहा हो। फोटो क्लिक कर लें इसको, क्लिक द फोटो। ये क्लियर हुआ सभी को, बोलो भाई, हटाएं। चलिए इस बात को और क्लियर करने के लिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओरिएंटेशन बिटवीन ए एंड ए। ओरिएंटेशन बिटवीन व्हाट, जल्दी बताइए, ई एंड ए। ई एंड ए के बीच में ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब एंगल, क्या जल्दी बताइए, एंगल। ओरिएंटेशन बोले तो एंगल कैसे देखते हैं, ठीक है। सारे बच्चे प्लीज समझना फर्स्ट। देखिए लीजिए यहाँ पर आपको दे रखा है फिगर, ठीक है, एक प्लेट दिया हुआ है जिसका रेडियस आर, जिसका रेडियस क्या है जल्दी बताओ, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना के जा रही है।
ठीक है, आपसे बोला है कि अगर इसका वैल्यू ई नॉट है, कुछ ई नॉट एन कैप है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बस ई नॉट है, ठीक है, एन कैप मतलब उसका डायरेक्ट। तो आपको बोला है कि फ्लक्स बताओ, आपको बताओ थीटा बताओ। आपको लग रहा होगा दिया हुआ 30 है तो 30 मान लें, वो 30 नहीं होता। अभी मैंने क्या सिखाया था, थीटा इज एक्चुअली क्या, जल्दी बताओ, एंगल किसके किसके बीच के था, जल्दी बोलो, एंगल बिटवीन सारे बच्चे, ई एंड व्हाट, जल्दी बताइए, ई एंड ए के बीच का एंगल है। तो ए वेक्टर पहले बनाना पड़ेगा ना। तो ए वेक्टर आप बनाओगे तो ए वेक्टर सरफेस के हमेशा क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर। ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 60। कौन सा आंसर सही होगा, 60 डिग्री और 30 डिग्री। 60 डिग्री इज राइट ना, ये राइट और ये रॉन्ग। आया समझ में, सरफेस के साथ 30 बना रहा है, बट सरफेस वाला एंगल नहीं लेना होता, हमको एरिया वेक्टर के साथ लेना होता है। अभी सिखाया था क्या आपको। चलिए सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और ये यहां से बना रहा है, लेट अस सपोज 15 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का, 15 डिग्री। समझ में आई बात। आपसे आंसर करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा ही निकालना है सब, सोच के बताओ कौन सा डिग्री होगा। इसके सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर बनाओगे, अरे बोलो यार, यार ये नो, सरफेस के तुमने परपेंडिकुलर बनाया है, तो बताओ ये वाला एंगल ना एंगल होगा, अरे हाँ या ना, ई और ए के बीच का एंगल, अभी सिखाया है, तो कितना एंगल होगा बोलो सब कोई, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, एक्चुअली आंसर इज व्हाट, जल्दी बताए, तो थीटा का वैल्यू कितना, 75 डिग्री, हियर इज द पॉइंट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, तू सीधा बैठ तो यार, ऐसा क्या करते रहे, झुकता क्यों, पहले पीठ सीधा करो, हद है लेकिन, कमर में दर्द है, हद, कोई दिक्कत, 1 2 3, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, ओके सर, ये समझ में आया सभी को। नेक्स्ट मैंने लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस सुनने के साथ पैरेलल वर्ड के साथ क्या दिमाग में आता है, कितना डिग्री, 0 डिग्री। बट थोड़ा एक बार बना के देख ही लेते हैं। अगर हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं बच्चा, तो ये ऐसे करके आपने बनाया, ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस मतलब तुम ऐसे करके कुछ बनाओगे, बोलो यार ये सुन, बनाओगे क्या, पैरेलल टू द सरफेस के पैरेलल है ना, तो बताओ सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, बोलो यार ये सुन। तो आपसे तो एरिया वेक्टर पूछा है ना, तो एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री। क्या सभी को समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, 90 डिग्री। तो पैरेलल टू द सरफेस में जीरो मत पुट कर देना, एक्चुअली कितना होगा 90। एंगल किसके किसके बीच का लिया जाता है, ई और ए हमेशा सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर। समझ में आया। फोर्थ आपको लिख के देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस, सारे बच्चे बताना ऑनेस्टली, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, 0 डिग्री आएगा क्या, समझ गए तुम लोग बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, बट एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेना है ना, क्या 90 डिग्री होगा, हमको एरिया वेक्टर बनाना है, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री या 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ जी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख के प्लीज कट कर दीजिएगा नोट्स में, क्योंकि कुछ महानुभाव ये बात को अभी भी नहीं समझ पाते और ये करते हैं गलती, कट कर दीजिएगा, और ये सही है और यहाँ पे ये सही, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। 5वां नंबर, यहाँ तक क्लियर है सभी को इलस्ट्रेशन, ठीक है। फिफ्थ, अब आते हैं फिफ्थ समझने के लिए, देखो सभी को अच्छे से समझ। मैंने यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल फिगर बनाया, एक्स वाई और जी, ठीक है, बनाया गया, और इसमें एक मैंने फोटो बना दिया बच्चा सिलेंडर का, बना दिया, और ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके कुछ दे रखा है, ई बराबर ई नॉट और आई कैप, ई बराबर ई नॉट और क्या चीज, आई कैप। यहाँ तक क्लियर है सब,
ई नॉट आई कैप। ई नॉट आई कैप का मतलब कौन सा डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन। चलिए सारे बच्चे बताएं, मुझे एंगल बताना। इस वाले सरफेस के साथ एंगल कितना बनाएगा? नामांकन कर देते हैं। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। 1 के साथ कितना एंगल बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो कितना डिग्री बनाएगा बोलो? 0 डिग्री। समझ में आया? अगर मुझे इस वाले सरफेस के साथ एंगल लेना होता, इस वाले सरफेस के साथ, कितना बनाएगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ऐसे, बोलो यार कितना डिग्री? अगर एरिया वेक्टर ऐसे बनाना पड़ता तो, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड, थीटा का वैल्यू कितना? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? तो ये सरफेस 1 है, 2 है, 3 है, थीटा का वैल्यू कितना बना बोलो? बोलो बोलो। 0। यहाँ पे 90, फिर बोलो 180। लगे हाँ तो cos थीटा का भी डेटा लिख लो। cos थीटा में cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। cos 90 0, cos 180 -1। ये भी याद रखेंगे आप। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? cos 180 इज -1। क्लियर है सभी को? ओरिएंटेशन नंबर 6। क्या सबको ये समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, चलो फिर से फिगर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। ये कौन सा वाई है? कौन सा जेड? मैंने यहाँ पे ऐसे करके क्यूबिकल शेप बनाया। कोई दिक्कत? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा देते हैं ऐसे करके, ई बराबर ई नॉट आई कैप। ई नॉट कौन सा कैप जल्दी बताइए? ठीक है, ई नॉट कौन सा कैप? आई कैप। सभी कोई आंसर करेंगे। चलिए सरफेस को देखेंगे और आंसर करेंगे। मैं सारे सरफेस का नाम दे रहा हूँ। इट्स 1, 2, पीछे वाला 3 है, आगे वाला 4 है, यहाँ लिख देते थोड़ा 5, इधर वाला 6। ठीक है सभी को? चलिए बताएंगे। मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख रहा हूँ और आप आंसर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, थीटा, फिर कॉस थीटा। चलिए बताइएगा, पहले वाले सरफेस नजर आ रहे हैं सभी को क्या? फर्स्ट सरफेस नजर आ रहा है? फर्स्ट सरफेस के साथ बोलिए एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। कैसे बनाओगे यार, समझ में आ गया? ये ए वेक्टर होगा। बोलो यार ये सुन, तो कितना डिग्री बोलो? 0। 2 पे आ जाओ, 90 डिग्री। समझ में आया? 3 आ जाओ, 3 पे बोलो। 3 पे सरफेस पीछे होगा। अरे बोलो ये ऊपर जा रहा है, तो ये कहीं पीछे है। बोलो यार ये सोनो, तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। 4 पे बोलो। 4 सामने वाला है, सामने वाला इधर ही होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ये सामने है, तभी 90। बहुत अच्छा। 5 बोलो। 5 नीचे है, हो जाएगा ना 90 डिग्री। 6 बोलो ऐसे, तो ये राइट साइड और ये किस साइड? लेफ्ट साइड, तो 180 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कौन सा टर्म 0 हो जाएगा? ये सारा 0 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे कितना? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। अब फ्लक्स के डेटा में फॉर्मूला क्या होता है सारे बच्चे बोलना? ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा। तुमने कॉस थीटा का डेटा निकाल लिया है, तो फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 के थ्रू? 1। ई आ जाएगा क्या? डायरेक्टली लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? ई ए। इस सब का 0 0 0 0, इसका माइनस ई ए। मतलब किसके थ्रू नहीं पॉसिबल है? 2 3 4 5, खत्म हो गया। किसके थ्रू पॉसिबल? 1 या 6। कोई दिक्कत? सिमिलरली यहां बता दीजिएगा, फाई का वैल्यू होता है ई ए कॉस थीटा। बोलिएगा सब कुछ। पहला का ई ए, दूसरे का फिर माइनस। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द इलस्ट्रेशन इज क्लियर टू एवरीवन? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, गारंटेड कर लोगे क्या? पक्का? चलिए ओरिएंटेशंस में आपको बच्चे डायरेक्शन ऐसे करके एज्यूम करना पड़ता है। डायरेक्शन अगर आप समझ गए तो कुछ भी नहीं सवाल में बनता है, लेकिन आपको ओरिएंटेशंस क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं पॉइंट नंबर 7। ठीक है, दैट इज बेसिकली फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड
और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एग्जांपल के तौर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम पता करेंगे? ई वेक्टर बराबर ऐसे करके लिखा रहेगा ई नॉट एक्स आई कैप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ई नॉट एक्स आई कैप, ई नॉट इज द डेटा विच इज कांस्टेंट, ई नॉट फिक्स है और ये कांस्टेंट है। बोलो यार ये सब, और वो निर्भर किस पे कर रहा है? एक्स पे। एक्स का वैल्यू सोचो, ये आई कैप का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की ओर जा रहा है। किससे जा रहा है? एक्स की तरफ। और एक्स की तरफ जा रहा है तो एक्स का वैल्यू अलग अलग आएगा ना। तुम एक्स के लाइन पे भाग रहे हो तो 1 2 3 4 अलग अलग, तो एक्स का डेटा बदलेगा, y का डेटा भी बदलेगा। तो ये जैसे अगर एक्स आ जाए तो लिखेंगे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। ठीक है, कल के दिन तुमको ऐसे दे दे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सारे इलस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे, ई नॉट एक्स आई कैप प्लस ई नॉट बाई टू वाई इंटू जेड के कैप। दे दिए ऐसे। अब बताओ ये किस पे निर्भर कर रहा है? एक्स पे भी और वाई और जेड पे भी। अरे बोलो यार ये सब, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन है किसका? एक्स का भी, वाई का भी और किसका? जेड का। ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल है। और इसके लिए अगर फ्लक्स निकालना हो, क्या निकालना हो? फ्लक्स। सारे बच्चे अच्छे से समझो, फ्लक्स। तो इसका डेटा होगा बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। क्या लिखेंगे बोलो सब कोई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखेंगे बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। इसके लिए ई डॉट ए वाला टर्म नहीं, ई डॉट डी ए वाला टर्म यूज करते हैं। अब ये कैसे करेंगे वो बात की बात है, पहले सबको समझ में है। कोई दिक्कत? अरे बोलो यार ये सब, ये कौन सा वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल। ओरिएंटेशन और वेरिएबल वाला केस समझ में आ गया होगा सभी को, क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत? बोलो भैया, समझ में आया कैसे? ठीक है, क्लिक कर लो फोटो सब। मेरे सभी को बोलो भाई, हटाए। अब उसके बाद अगर तुम्हारा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इसमें, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करना सीखे 7 पॉइंट में। 8 नंबर में देखो, देखो सब कोई प्लीज यार, 8 पॉइंट कैसे? कंसिडरिंग एलिमेंटल सेक्शन फॉर फ्लक्स। कंसिडरिंग एलिमेंटल सेक्शन फॉर व्हाट, जल्दी बताइए? फ्लक्स। फ्लक्स के लिए एलिमेंटल सेक्शन कंसिडर। मेरी बात को अच्छे से समझो, क्या हो गया? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस? ठीक। मान लीजिए कि इसका लेंथ एल है, लेंथ कितना जल्दी बताइए इसका? लेंथ एल है, या फिर नहीं इसको रहने दो फिलहाल के लिए। ठीक। अब मुझे मान के चलो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ई बराबर ई नॉट एक्स आई कैप। पहले ये बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है या कांस्टेंट? वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे निकालेंगे फ्लक्स का डेटा बोलो? ई डॉट डी ए। अभी सिखाया था क्या? बोलो यार ये सुन। और ई डॉट डी ए को कैसे खोलोगे बोलो? ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए क्या चीज? कॉस थीटा। पहले जिस बच्चे को डी ए का मीनिंग नहीं आता वो सुनो, जब कभी डी टर्म लगाते हैं तो उसका मीनिंग ही हो जाता है बच्चे वेरी स्मॉल या एलिमेंटल एरिया। कौन सा एरिया जल्दी बताओ? एलिमेंटल एरिया या वेरी स्मॉल एरिया। ठीक है, वेरी स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया लेना। कैसे लेंगे छोटा सा एरिया?
अपने मन से एक एरिया हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। एरिया कंसीडर करेंगे तो ये हमें सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है, ये हम कंसीडरेशन में लेंगे। अब हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये एरिया है ऐसा, ठीक है, छोटा सा एरिया। मान लो इस छोटे से एरिया का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, वो लेंथ किस पे, सॉरी, कुछ ना कुछ इसका विड्थ होगा, और कुछ ना कुछ क्या होगा इसका लेंथ। सारे बच्चे बताना, विड्थ किसके अलोंग, और वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो उसको मानेंगे dx। क्या मानेंगे इसको, dx। और लेंथ किसके अलोंग नजर आ रहा है, लेंथ किसके अलोंग नजर आ रहा है, y के अलोंग नजर आ रहा है, तो इसको क्या मान लेंगे। अरे बोलो यार, ये y के पैरेलल है, ये किसके पैरेलल है, x के। तो dA जो निकालोगे वो हो जाएगा y इंटू डी एक्स। y इंटू क्या हो जाएगा बोलो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। अरे बोलो यार, लेंथ इंटू वेट, अरे सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला है, लेंथ इंटू क्या चीज, वेट। ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो ये किसका काम कर रहा है, लेंथ का। ये किसका काम कर रहा है, विड्थ का, मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स। आया समझ में। और इसके एरिया को मैंने मान लिया, कितना जल्दी बताइए, इसके एरिया को मान लिया मैंने DA। अब आया समझ में। अरे बोलो, अब इसका डायरेक्शन पता करना है। क्या पता करना है, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किधर होगा, बहुत पढ़ा दिया। इस छोटे वाले ब्लू वाले शेडेड रीजन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किधर। हाँ, डायरेक्शन, डायरेक्शन IJK। अच्छा चलो, XYZ, जेड के अलॉन्ग होगा। अरे यार अभी तो इतना करा दिया यार, कुछ तो आंसर करो, मुंह ही बनाते रहते हो। ये होगा ना एरिया का डायरेक्शन, एरिया डायरेक्शन किधर आ रहा है, जेड के अलॉन्ग आ रहा है, तो जेड के अलॉन्ग कौन सा कैप हो जाएगा, के कैप। अरे बोलो यार, ये कौन सा कैप हो जाएगा। क्या सभी को ये DA वेक्टर पहले समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। अब मुझे बताओ, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, एक्स में। ये कौन से डायरेक्शन में, जेड में। कितना एंगल बनेगा, कितना बनेगा, 90 बनेगा। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, ये क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। अरे बोलो यार, ये सुनो, तो मुझे अगर इस इलस्ट्रेशन में पुट करना हो तो ई का डेटा कितना है, जल्दी बोलो। ई नॉट एक्स। अब डायरेक्शन मत पुट कर देना, वैल्यू केवल रख रहे हो। डीए की जगह क्या लिखोगे, y इंटू डी एक्स, केवल वैल्यू रखना है, डायरेक्शन नहीं, क्योंकि एंगल ले चुके हो। और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 90। पहले ये तीनों चीजें पुट करना आया नहीं आया, कैलकुलेशन बात की बात है, पहले ये समझ क्लियर हो गया कैसे। अगर ये इलस्ट्रेशन समझ में आया कैसे है, तो ये मैंने फर्स्ट इलस्ट्रेशन लिया पहला, उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आया। अगर सेकेंड इलस्ट्रेशन में थोड़ा बातें बदल दे, ई बराबर ई नॉट, सारे बच्चे देखना, एक्स और लिख दिया के कैप, के कैप। आंसर बोलो कितना एंगल बनेगा, आंसर बोलो कितना एंगल बनेगा, आंसर बोलो कितना एंगल बनेगा। इधर आ जाएगा क्या, ये भी इधर और एरिया भी इधर, कितना एंगल बनेगा, 90 या जीरो, जीरो। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, फील कर पा रहे हो बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, बोलो यार ये सुनो, और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। कौन से एक्सिस के अलोंग, कौन से एक्सिस के अलोंग, जेड के अलोंग है। ये दोनों कौन से अलोंग है, जल्दी बताओ, जेड, ये एक्स है, और ये क्या बोलो वाई। ये जेड के अलोंग नहीं लाई कर रहा है क्या, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री बोलो, जीरो। जीरो डिग्री तो क्या लिखेंगे बोलो सब कोई, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो सब कोई क्या लिखेंगे वहां पे, ई डी ए कॉस थीटा होता है ना। अरे बोलो ई डी ए कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे, ई के जगह ई नॉट एक्स लिखेंगे, वाई इंटू कॉस ऑफ जीरो 90, फ्लक्स का वैल्यू। पहले इलस्ट्रेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। इलस्ट्रेशन ए, इलस्ट्रेशन बी में वेरिएबल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे निकालते हैं ये चीज, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हटाएं क्या इसको, ये तो हो गया था ना अपना। घर पे जाके भैया इसको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा जब सवाल आने चालू होंगे, ठीक है। चलिए एक इलस्ट्रेशन और इसी से रिलेटेड सी, ये कोई दिक्कत, चलो देखो यहाँ से सी। सी का बेसिकली क्या है गेम, देखो यहाँ से, सी का है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको पता करना है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लेंगे यहां से, देखो यहां से ई बराबर ई नॉट एक्स आई कैप ई नॉट एक्स स्क्वायर वाई जे कैप ई नॉट वाई जेड के कैप। ऐसा अगर गंदा से एक इलस्ट्रेशन दे, ठीक है, समझ में आई बात है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है, ठीक है, दे दिया। और आपको एक फिगर बना के कुछ ऐसा दिया, सारे बच्चे अच्छे से समझ के आंसर करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये क्या जल्दी बताओ जेड है। आपको एक ऐसे करके फिगर बना के दे दी, ठीक है, इसको थोड़ा हम हटाओ, दे दिया। कौन से प्लेन के अलोंग, कौन से, वाई जेड। इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, इतने अच्छे से तो पढ़ाया यार, डायरेक्शन किधर होगा इसका, हाँ, एक्स एक्सिस के अलोंग। अरे सीधी बात है, वाई जेड का किधर होता है, एक्स जो मिसिंग है। ये तो सिंपल केस है यार, इसके परपेंडिकुलर यही होगा ना। थोड़ा तो माथा चलाओ यार, इतना माथा बोरिंग क्या है तुम लोगों का। मैं थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करते हैं यार, केवल बैठ के तुम रॉ एकदम बैठे रहते हो। आएगा आंसर तो बताएंगे, बोलो एरिया वेक्टर किधर होगा, एक्स के अलोंग होगा, बोलो यार। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे यहाँ से 0,0,0, अगर ये है और ये वहीं दे रखा है फिर से तुम्हारा, वाई जेड के अलोंग कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट, अब तो बोलो वाई जेड के अलोंग क्या लिखते हैं, अगर ये ए है 0,a,a वाई जेड है यार, समझ में आ गया। तो ए वेक्टर किधर होगा बोलो सब कुछ, ए वेक्टर किधर होगा, इधर होगा क्या, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर कौन सा कैप आई कैप, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। अब मेरी बात को अच्छे से सुनिए सारे बच्चे ध्यान से। मैंने एक छोटा सा एरिया लिया ऐसे कर, लिया एरिया, कोई दिक्कत। बताओ इसका जो लेंथ और विड्थ है, मैंने ऐसे करके बना देना है इसको, देखो फिर से समझाने के लिए आप, ठीक है। इसका लेंथ किसके अलोंग है, कोई दिक्कत। विड्थ इसका लेंथ, सॉरी विड्थ ये है और लेंथ किसके अलोंग, तो एरिया क्या हो जाएगा, डीए का वैल्यू बोलो, y इंटू डी जेड, वेरी गुड। कौन सा कैप, आई कैप, कौन सा कैप बोलो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, आया समझ में। अगर ये आई कैप बना रहा है तो मेरी बात को प्लीज ध्यान से समझिएगा, ये सब क्लियर हो गया पहले सभी। बताओ किसके साथ ये फ्लक्स देगा और किसके साथ नहीं देगा आंसर। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, तुम लोग करो, तुम लोग बोलो ई नॉट जेड पे, बोलो ई नॉट जेड पे, बोलो किसके साथ देगा, बोलो सोच के बताओ। ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये कौन सा कैप है, अरे आई, इसके देखो परपेंडिकुलर कौन है, इसके अच्छा इसके परपेंडिकुलर कौन है, ये कौन सा डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स है ना, आई के मतलब कौन सा डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर किसके किसके होगा ये, वाई और जेड, वाई और जेड के क्या होगा ये, परपेंडिकुलर होगा, और एक्स के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। अरे बोलो यार ये सुनो, तो जिसके पैरेलल होगा उससे कितना एंगल बनाएगा, बोलो बोलो, जीरो। इससे, इससे भी, अरे बोलो यार ये सुनो, 90 जिससे बनाएगा उससे फ्लक्स का मामला खत्म। केवल और केवल किससे बनेगा, 0 डिग्री, मतलब एक्स के साथ बनेगा। मतलब ये दोनों मेरे किसी काम के नहीं है, केवल और केवल। आया समझ में मैंने क्या कहा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। केवल इससे आंसर आएगा, इतने बड़े बड़े टर्म देने से कोई लेना देना नहीं है, इससे पहले आंसर कैंसिल आउट हो गया। और बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, इसके आगे कौन सा कैप लगा है बोलो, आई को आई के साथ आंसर ही आता है, जे और के से कोई लेना देना, आई को किसके साथ, आई के साथ, जे और के से कोई लेना देना नहीं है, ये भी मत करो। आई को किसके साथ, आई से, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। अब ओरिएंटेशन तो आपको आता है, ठीक है। तो फाइनली सारे बच्चे बताओ, आंसर मुझे फ्लक्स का लिखना हो, किसका लिखना हो, फ्लक्स। तो फाई बराबर क्या लिखेंगे बोलो, ई डॉट डी ए लिखेंगे। मेरे लिए काम का कौन सा है, केवल ये दोनों का कोई काम नहीं। झूठ का एक्सप्रेशन बर्बाद मत कीजिए, लिखेंगे ई नॉट जेड,
ई इंटू डी ए लिख सकते हो क्या? इसको फैला के लिखो, ई डी ए कॉस थीटा। ई की जगह क्या लिखेंगे बोलो? मेरे काम का बस ये है, तो क्या लिखेंगे? ई नॉट इंटू जेड। बोलो यार, डी ए की जगह तुम लोगों ने निकाला है अभी डी ए, वाई इंटू डी जेड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। इंटू कॉस कितना डिग्री? 0। 90 पे तो आंसर ही नहीं आता। अरे बोलो यार, ये सुनो, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं सब। ठीक, सॉल्व करें क्या? आइए, क्या हो जाएगा बोलो सबको? ई नॉट जेड इंटू वाई इंटू डी जेड कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया क्या? 1 को हटा दें। अब बताओ डी के साथ क्या लगा हुआ है बोलो? डी के साथ क्या लगा हुआ है? जेड लगा है क्या? डी के साथ अगर जेड लगा है तो जेड मेरे काम का है, बाद बाकी सबके सब क्या है? वे काम के नहीं, कांस्टेंट तो बाहर निकाल दो। क्या बच गया बोलो? जेड डी जेड। बोलो यार ये सुन, तो बताओ जेड का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0। मैक्स टू मैक्स कहां तक जा सकता है? ए तक, क्योंकि इसका वैल्यू 0,0, ए होगा। अरे यार, ज्यादा ज्यादा बढ़ के कहां तक जाएगा? इंटीग्रेशन का मतलब बढ़ाने से होता है, तो बढ़ा के कहां तक जाओगे? 0 से ए तक। ठीक है, और y का भी संयोग से डेटा, अगर ये एक स्क्वायर शेप का है, ये स्क्वायर शेप का है, तो y का भी डेटा बच्चा यहाँ लिखोगे 0 a, 0, तो y का भी डेटा कितने के बराबर है? ए। अरे बोलो यार सुनो, तो y एक्चुअली कितने के बराबर है? y कितने के बराबर है यार? ए के बराबर। कोई दिक्कत? चलो पुट कर लेते हैं, ई नॉट इंटू ए रख दें यहाँ पर, इंटू सारे बोलो जेड डी जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2। अरे बोलो यार ये सो नो, कहां से कहां तक? 0 से। तो ई नॉट इंटू ए लिख दिया क्या? यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 रखेंगे और माइनस 0 स्क्वायर बाई क्या चीज 2, तो आ जाएगा ई नॉट इंटू ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2। तो आंसर इज ई नॉट ए क्यूब बाई 2। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द इलस्ट्रेशन ऑफ फ्लक्स इज क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया कैसे करना है? तो फ्लक्स के कैलकुलेशन ओरिएंटेशंस में कोई दिक्कत कभी भी होगा क्या? ऐसे वेरिएबल या कांस्टेंट आ जाएंगे, सारे बना लेंगे आप, कोई दिक्कत? चलो फोटो क्लिक कर लो इसको, फोटो क्लिक कर लो। जी, आई डॉट जे 0। हाँ, किसी को इन इलस्ट्रेशंस में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो भाई, क्या गारंटेड तुम कर लोगे ये? पक्का? ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, पक्का बन जाएंगे? हटा दे इसको, समझ ही गए होगे अब तो। ठीक है, अब इसमें प्रैक्टिस बचा हुआ है, हटाओ। इधर देखो, आई को देखो यार, किसी को डॉट जब कर रहे हो ना, तो डॉट का लाइक के साथ होता है बस। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के साथ, किसी के साथ करोगे 0 ही आ जाए। उल्टा, आई को जो बचा हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? आई का जे के, जे का आई के का आई जे, बस ऐसे ही चलता है। समझ में आया यहाँ से? लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि इसको लॉ के तौर पे पढ़ते हैं। फ्लक्स बराबर होता है, एक और सुन लेना सारे, इसको लिखते हैं क्यू, ऐसे लिखते हैं समेशन क्यू इनक्लोज्ड, या फिर कहीं कहीं पे इन भी लिखा जाता है, बाय एप्सिलॉन नॉट। ये डेटा भी दिमाग में रखोगे, हालांकि इसे गॉस लॉ कहते हैं। यही लास्ट टॉपिक होता है फर्स्ट चैप्टर का, इसको पढ़ने के बाद चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बट इसको हम लोग ऐसे करके इलस्ट्रेट करेंगे, और क्या होता है क्यू इनक्लोज बाय क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर तुमको एक सरफेस ले लेते हो, अच्छे समझ लेंगे, ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। क्यू वन है, समथिंग क्यू फोर है,
Q5, हालांकि इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, बहुत कुछ समझाना है, बट ये ध्यान में रखने का एक फॉर्मूला है। इस सरफेस के अंदर कौन कौन लाई कर रहा है? 2 प्लस और 1 माइनस, और ये वाले 2 प्लस माइनस बाहर है। हमें इन दोनों से लेना देना, जो अंदर है केवल उससे मतलब। क्यू इनक्लोज कह रहा है कि टोटल्स, इसका मतलब क्या चीज का है? समेशन। याद करो, तुमने स्टैटिस्टिक्स नाम के चैप्टर के अंदर ये पढ़ा हो, पढ़ा था क्या? स्टैटिस्टिक्स, बोलो यार ये सुनो, पढ़े है ना? वहां पे समेशन पढ़े होगे, मीन मीडियन मोड निकाला होगा, निकाला था ना? वही मीन मीडियन मोड है। ऐड करोगे तो फाई का वैल्यू क्या है? इन सबको जोड़ देना है। तो Q1 को Q2 से माइनस क्या चीज? Q3 बाय क्या चीज? एप्सिलॉन नॉट। हियर इज द इलस्ट्रेशन ऑफ फ्लक्स। उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आया हो। सारे चार्ज को जोड़ दो, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, फ्लक्स आ जाता है। हालांकि ये लॉ है, ठीक है, लॉ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, बढ़िया कैलकुलेशन में काम आएगा। किसी को, सारे बच्चे को बताना, सारे बच्चे को बताना किसी इलस्ट्रेशंस में कोई दिक्कत? सारे 9 के 9 पॉइंट्स क्लियर हो गए, सॉलिड एंगल प्लेन एंगल क्लियर हो गया। कल अब हम लोग रेजोनेटिंग इफेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छा खासा शीट्स दे दूंगा, और उसके बाद आप जाके सॉल्व करेंगे सारे सीट को। कल हम लोग स्टेबलाइजेशन ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। वैसे आज शाम वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस होगा और रिकॉर्ड भी होगा संयोग से। क्यों होगा शाम में रिकॉर्ड? क्योंकि वो लोग भी बच्चे एब्सेंट कर सकते रहे हो ना, प्रैक्टिकल सब होगा ना, तो रिकॉर्डिंग सेशन चलेगा, लेकिन अपडेट आपका कर देंगे, ओके। बचे शाम वाले नहीं, वो लोग शाम वाले का नहीं होगा मतलब, शाम में स्कूल बंद हो जाएगा, बट कुछ बच्चे बहुत दूर से आते हैं ना, अब जिसका ट्रेन है तो कहाँ से आते हैं, ये देखिए। क्लियर हो गया सभी को? नोट डाउन कर लीजिएगा, फोटो क्लिक कर लीजिए इसका, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए कल मुलाकात करते हैं आपके शेड्यूल टाइम पर।